प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ आप अपने घर पर अपने परिवार सहित कुशलपूर्वक होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लक्ष्य, जो भी गोल, जो भी टारगेट आपने रखा है वो जीवन में आप प्राप्त करें। थैंक यू। आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल की जो 2 बुक है, इसमें एक समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो जो आपकी समकालीन विश्व में राजनीति जो बुक थी उसके 9 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम आपका जो दूसरा जो पार्ट है स्वतंत्र भारत में राजनीति उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसके 6 लेसन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उससे आगे के लेसन आपको पढ़ाए जा रहे हैं और उसमें जो लेसन है वो लेसन आज आपका होगा जन आंदोलनों का उदय, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। इस लेसन के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो क्या होते हैं। ये जो मास मूवमेंट है या जिसको हम पीपल एगिटेशन कह सकते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो मूवमेंट है या मास एगिटेशन है या फिर पीपल एगिटेशन है, ये पीपल एगिटेशन और मास मूवमेंट, इसको चाहे हम पीपल एगिटेशन कह लें चाहे मास एगिटेशन कह सकते हैं या मास मूवमेंट कह सकते हैं, इज ए टाइम बाउंड एक्टिविटीज। ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटीज होती है। दिस मूवमेंट डिमांड चेंज और रिवर्सल ऑफ सम स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शन। ये एक समयबद्ध, एक समय सीमा के अंदर की जाने वाली गतिविधियां होती है। ये जो मास मूवमेंट होता है इज ए टाइम बाउंड एक्टिविटीज, एक समयबद्ध गतिविधियां है जिसके अंदर क्या किया जाता है। दिस मूवमेंट डिमांड्स, इन मूवमेंट के अंदर डिमांड्स की जाती है किसके, कुछ चीजों को बदलने के लिए या उनको रिवर्स करने के लिए। जैसे कौन सी चीजें, स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कुछ सरकारी नीतियां होती है या सरकारी जो गतिविधियां होती है, कार्रवाई होती है, उनको बदलने की डिमांड इनमें की जाती है। तो ये लोगों के द्वारा एक समयबद्ध गतिविधि जिसके अंदर क्या किया जाता है, सरकारी नीतियों को और उनकी गतिविधियों को बदलने का कार्य किया जाता है, उनकी डिमांड की जाती है, वो ही मूवमेंट मास मूवमेंट कहलाता है। वो इसको हम पीपल एगिटेशन कहते हैं कि लोग किस तरह से उन नीतियों को बदलवाते हैं, चेंज करते हैं, रिवर्स कराते हैं, तो उन्हीं को हम मास मूवमेंट या पीपल एगिटेशन कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये जो मास मूवमेंट है या पीपल एगिटेशन है ये बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत से प्रकार है। जैसे सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन है, पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन भी होते हैं, वुमेन मूवमेंट होते हैं, महिला आंदोलन भी होते हैं, और एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट, पर्यावरण संबंधी मूवमेंट भी होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट एंड एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन भी होते हैं। तो ये मूवमेंट के प्रकार होते हैं जो जन समूह के द्वारा किए जाते हैं, वो अपनी डिमांड रखते हैं। इसी तरह से जो मास मूवमेंट होते हैं उनको हम कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज, उनको अलग अलग थ्योरी के आधार पर इन मूवमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या है, ये वंचित गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत होता है, वंचित गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत है। दूसरा लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज। ये लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज का मतलब होता है इसके अंदर सामूहिक गतिविधियों का तर्कशास्त्र का सिद्धांत होता है, सामूहिक गतिविधियों का तर्कशास्त्र होता है। उस सिद्धांत के आधार पर हम मूवमेंट को डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज होती है, 3 सिद्धांतों के आधार पर मूवमेंट को डिवाइड किया जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, इसके अंदर वंचित गतिविधियों का सिद्धांत होता है। दूसरा लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज होते हैं, इसमें सामूहिक गतिविधियों का तर्कशास्त्र के आधार पर। और तीसरा होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का मतलब संसाधन लामबंद सिद्धांत होता है। तो इन 3 सिद्धांतों के आधार पर हम मूवमेंट को डिवाइड करते हैं। तो आज हम जो मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे
तो जिसमें चाहे वो सोशल मूवमेंट है या पॉलिटिकल है या वुमेन मूवमेंट या एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट है। तो आज जो आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम आपको आज दो मूवमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। एक तो मूवमेंट है आपका पहला चिपको मूवमेंट और दूसरा हम आपको बताएंगे नर्मदा बचाओ मूवमेंट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1970 के अंदर, उस समय ये उत्तराखंड स्टेट नहीं बना था, वो उत्तर प्रदेश में होता था। लेकिन 1970 के अंदर क्या होता है कि एक चमोली रीजन होता है उत्तराखंड के, आज का जो उत्तराखंड है उसके अंदर एक चमोली रीजन है। उसके अंदर गांव वालों को खेती बाड़ी करने के लिए या खेती बाड़ी के औजारों को बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, कि उन लोगों को वनों से लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन बाद में उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्पोर्ट्स आइटम बनाने वाले विनिर्माता या कोई कंपनी थी, उसको ठेका दे दिया फॉरेस्ट से लकड़ियां काटने के लिए। तो इस बात का गांव वालों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। गांव वाले चाहते थे, गांव वालों का ये विश्वास था कि जल, जंगल और जमीन ये प्राकृतिक संसाधन है और वहां के लोकल लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनका उस पर अधिकार होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें वहां के स्थानीय लोगों की होनी चाहिए, किसी राज्य या किसी सरकार की ये चीजें नहीं होती। प्राकृतिक संसाधनों पर किसी राज्य या किसी सरकार का अधिकार नहीं होता। वो चाहते हैं कि जल, जंगल और जमीन है वो प्राकृतिक संसाधन है और सभी लोगों का उस पर अधिकार होना चाहिए। इस कारण से ये चिपको मूवमेंट वहां पर चलाया गया था उत्तराखंड के अंदर। तो ये चिपको मूवमेंट है क्या, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये शुरू हुआ था 1970 के अंदर। तो चिपको मूवमेंट वाज एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट विच स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया एक मूवमेंट है जो कि उत्तराखंड स्टेट से शुरू किया गया था। और इसको लीड कौन कर रही थी, चमोली रीजन के अंदर 2-3 गांवों की महिलाएं इकट्ठी होकर वो इन पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया गया था और उसका नेतृत्व कर रही थी मिसेस गौरा देवी। तो गौरा देवी के नेतृत्व में इन 2-3 गांवों की जो महिलाएं इकट्ठी हुई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, उसको रोकने के लिए महिलाएं उस क्षेत्र के अंदर गई और उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया। हक करने के बाद वो जितने भी वहां पर जो पेड़ों को काटने वाले लोग थे वो पेड़ों को नहीं काट सके। इस तरह से बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने पेड़ों को काटने से बचा लिया। इसी को हम चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, कहते हैं इसको। तो इट बिगेन इन चमोली रीजन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली रीजन में ये शुरू किया गया था। व्हेन द विलेजर्स वर रिफ्यूज परमिशन टू फेल ट्रीज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्यों शुरू हुआ, जब वहां के स्थानीय लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए औजारों की आवश्यकता थी। तो औजारों को बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां के स्थानीय लोगों को मना कर दिया वनों को काटने के लिए। और फिर वो इजाजत की अनुमति किसको दे दी गई, एक स्पोर्ट्स आइटम बनाने वाली कंपनी को ये ठेका दे दिया गया। इस बात को लेकर गांव वालों में विरोध पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के सामने आवाज उठाई और सरकार ने फिर क्या किया, 15 साल के लिए बैन लगा दिया गया कि कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उस क्षेत्र के अंदर पेड़ों को नहीं काटेगा। तो ये पूरा का पूरा ये चिपको मूवमेंट था। अब हम आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में आप देखिए कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो नर्मदा जो रिवर है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सरकार ने इन नर्मदा नदी पर 2 महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना को कंस्ट्रक्शन करने का काम शुरू करना था, जिसके अंदर पहले गुजरात के अंदर सरदार सरोवर डैम बनाना था और मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा सागर डैम बनाने की योजनाएं थी। इन दोनों बहुउद्देशीय परियोजनाओं बनाने से प्रॉब्लम क्या थी, तीनों स्टेट के लगभग 245 गांव प्रभावित हो रहे थे और उन 245 गांव में लगभग 2.5 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही थी, जिसके कारण से लोगों ने
नर्मदा रिवर पर जो ये डैम्स बनाए जा रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया। ये एक पहले तो ये एक पर्यावरण बचाओ आंदोलन था। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? इसका पहला उद्देश्य था पर्यावरण को सुरक्षा करना, क्योंकि जब ये डैम्स बन रहे थे तो इन डैम्स को बनाने से बहुत बड़े एरिया के अंदर पेड़ों को काटा जाना था, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, असंतुलन पैदा हो जाता। तो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो ये उसके बाद ये जो पर्यावरण आंदोलन ने किसका रूप ले लिया? दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या बन गई, जो ये तीन राज्यों के 2.5 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही थी और उनको डिस्प्लेसमेंट की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, विस्थापन की समस्या का। क्योंकि जब ये डैम्स बन रहे थे तो वहां जितने जो 250 से अधिक जो गांव थे उनको विस्थापन का सामना करना पड़ रहा था। और उन लोगों के सामने समस्या थी कि उनकी एक तो आजीविका छिन गई और उनको कहां पर उनको बसाया जाए, ये समस्या उन लोगों के सामने आ रही थी। इसलिए वो उन सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठे हुए और इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें आप देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन was associated the opposition of the सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंध है, किससे रिलेटेड है? ये सरदार सरोवर योजना जो बनाई गई थी उससे संबंधित है। इसमें क्या मेन डिमांड, इसका विरोध क्यों हुआ था सरदार सरोवर डैम का? इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों को रिहैबिलिटेशन की समस्या आ रही थी, उनको पुनर्वास की समस्या थी। वो लोग कहां जाए, ये समस्या उनके सामने। उन लोगों का कहना था कि यदि गवर्नमेंट ने ये परियोजना बनानी है तो सबसे पहले इन गांव वालों से विचार विमर्श करना था, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। इस कारण से उन 245 से अधिक गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए और ये नर्मदा रिवर पर जो महत्वपूर्ण परियोजना बन रही थी, गुजरात के अंदर सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर डैम जो परियोजना बन रही थी, उन गांव वालों का कहना था कि यदि ये परियोजना बनाई गई तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा और कृषि के लिए जो पानी उनको मिल रहा था नदी से वो बंद हो जाएगा और इससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएगी। लेकिन बाद में टारगेट क्या किया गया? रिहेबिलिटेशन की जो समस्या थी वो लोगों के सामने आई, लोगों ने उस समस्या को उठाया और बाद में कोर्ट के थ्रू उनको रिहेबिलिटेशन की समस्या को दूर किया गया। तो ये किस कारण से लोगों ने इसका विरोध किया? ये जो हमारी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था एक पर्यावरण बचाओ आंदोलन से, लेकिन बाद में ये किसका रूप ले लिया? एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, क्योंकि उन गांवों के लोगों को पुनर्वास की समस्या, आजीविका की समस्या आ रही थी और उसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने विरोध किया और ये एक जन आंदोलन बन गया था। थैंक यू।